गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने सरल उत्तक के तीसरे प्रकार दृढ़ोत्तक के बारे में पढ़ा था। दृढ़ोत्तक के अंतर्गत दो प्रकार की कोशिकाओं को रखा जाता है, दृढ़ोत्तक तंतु और अस्थिल या दृढ़ कोशिकाएं। पिछले वीडियो में हमने दृढ़ोत्तक तंतु के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अस्थिल अथवा दृढ़ कोशिकाएं। तो देखो, दृढ़क या दृढ़ कोशिकाएं या इनको स्क्लेराइड्स भी बोलते हैं। इन्हें अस्थिल कोशिकाएं भी कहा जाता है। पौधों में इन कोशिकाओं का व्यापक वितरण मिलता है। इन कोशिकाओं की द्वितीयक भित्ति अत्यधिक मोटी होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दृढ़ोत्तक की जो कोशिकाएं होती है उनकी द्वितीय कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है और लिग्निन का जमाव अत्यधिक होने के कारण द्वितीय कोशिका भित्ति मोटी होती है और द्वितीय कोशिका भित्ति यदि मोटी हो जाती है तो इनकी कोशिका गुहा है वो अत्यंत संकरी हो जाती है। ऐसा ही दृढ़क या अस्थिल सेल्स में होता है, उनमें भी द्वितीय कोशिका भित्ति अत्यधिक मोटी होती है जिसके कारण इन कोशिकाओं की कोशिका गुहा है वो संकरी और इनका आयतन बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ए वाला जो डायग्राम है या फिर बी वाला डायग्राम देख लो। ये डायग्राम अस्थिल कोशिकाओं को दिखा रहे हैं। इन कोशिकाओं में देखो, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो अत्यधिक मोटी होती है और इनकी केंद्र में जो कोशिका गुहा है, ये वाला पार्ट है वो कोशिका गुहा को दिखा रहा है, वो अत्यधिक संकरा हो जाता है। ये देखिए, ये कोशिका गुहा है जो अत्यधिक लिग्निन के निक्षेपण के कारण अत्यधिक संकरी हो जाती है और ये वाला पार्ट इनकी कोशिका भित्ति को दिखा रहा है जो अत्यधिक मोटा है। इसके बाद देखिए, इन कोशिकाओं की आकृति और आकार में व्यापक भिन्नता मिलती है। जैसे अपन यदि बात करें कि नाशपाती के फल के गुद्दे में जो दृढ़क या अस्थिल सेल्स पाई जाती है वो समव्यासी होती है और इन अस्थिल सेल्स को समव्यासी दृढ़क कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ए वाला डायग्राम है वो नाशपाती के फल के गुद्दे में पाई जाने वाली अस्थिल सेल्स या स्टोन सेल्स को दिखा रहा है। ये कोशिकाएं समव्यासी दृढ़क कहलाती है। इसके बाद में है, जैसे नारियल का जो फल होता है उसकी अंतः भित्ति अत्यधिक कठोर होती है और अंतः भित्ति के कठोर होने का कारण है कि उसकी अंतः भित्ति में अस्थिल सेल्स या स्टोन सेल्स पाई जाती है। तो नारियल की कठोर अंतः फल भित्ति में जो अस्थिल सेल्स पाई जाती है वो दंडाकार या खंभाकार होती है। उन्हें गुरु दृढ़क या मैक्रोस्क्लेराइड्स कहते हैं। यहाँ पे देखो, जो बी वाला डायग्राम है वो नारियल के फल के जो अंतःफल भित्ति है उसमें पाई जाने वाली स्टोन सेल्स को दिखा रहा है। इन स्टोन सेल्स को मैक्रोस्क्लेराइड्स या गुरु दृढ़क कहते हैं। तो अपन ने ए वाले डायग्राम में देखा था कि ए में जो स्टोन सेल्स है वो नाशपाती के फल के गुद्दे में पाई जाती है, ये समव्यासी होती है, इनको समव्यासी दृढ़क कहते हैं। और बी वाले डायग्राम में देखिए, नंबर बी में जो स्टोन सेल्स है वो नारियल की कठोर अंतः फल भित्ति में पाई जाती है और ये सेल्स है वो दंडाकार या खंभाकार होती है, इनको गुरु दृढ़क या मैक्रोस्क्लेराइड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मटर का जो बीज होता है उसके बाह्य चोल में, यानी जो मटर के बीज का जो एक्जाइन वाला पार्ट होता है उस बाह्य चोल में बड़े सिरों वाले खंभाकार दृढ़क पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर, ये देखिए, ये वाला डायग्राम ई में जो डायग्राम है वो ई में जो डायग्राम है वो दिखा रहा है उन स्टोन सेल्स को जो कहाँ पाई जाती है, मटर के बाह्य बीज चोल में। तो ये जो सेल्स होती है वो खंभाकार होती है और इनके जो सिरे हैं, देखो इनको जो सिरे वाला पार्ट है वो बड़ा है, यानी बड़े सिरों वाली खंभाकार दृढ़क कोशिकाएं होती है। इन दृढ़क कोशिकाओं को बोलते हैं अस्थि दृढ़क या ओस्टियोस्क्लेरिड्स। तो मटर के बाह्य बीज चोल में जो स्टोन सेल या स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओस्टियोस्क्लेरिड्स। नेक्स्ट देखो, चाय की जो पर्ण होती है, लीफ होती है, उसमें ताराकार आकृति की स्टोन सेल्स पाई जाती है जिनको ताराकृत दृढ़क या एस्टीरियोस्क्लेरिड्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एफ वाला डायग्राम है वो दिखा रहा है चाय की पर्ण में पाई जाने वाली स्टोन सेल्स को। ये सेल्स जो होती है वो तारे के आकार की होती है। और
जो जैतून होता है उसकी पर्ण के साखित रोम सदृश दृढ़क को तंतुमय या फिलीफॉर्म दृढ़क या ट्राइकोस्क्लेरिड्स कहते हैं। जैतून की जो लीफ होती है उसमें भी स्क्लेरिड्स या स्टोन सेल्स पाई जाती है। वो सेल्स साखित रोम के जैसी होती है और इन सेल्स को बोलते हैं फिलीफॉर्म दृढ़कर्त या ट्राइकोस्क्लेरिड्स। तो यहाँ देखिए हमने 4 प्रकार की स्टोन सेल या दृढ़क या स्क्लेरिड्स के बारे में पढ़ा था। नंबर 1 है समव्यासी दृढ़क, ये पाई जाती है नाशपाती के फल के गुद्दे में। नंबर 2 हमने पढ़ा गुरु दृढ़क या मैक्रोस्क्लेरिड्स। इस प्रकार के स्क्लेरिड्स है वो खंभाकार या दंडाकार आकृति की होती है और ये नारियल के फल की कठोर अंतःफल भित्ति में पाई जाती है। नंबर 3 हमने देखा ऑस्टियोस्क्लेरिड्स या अस्थि दृढ़क, ये पाई जाती है मटर के बाह्य बीज चोल में पाई जाती है। और नंबर 4 हमने देखा चाय की जो फर्ण होती है उसमें तारे के आकार की स्टोन सेल्स पाई जाती है जिनको ताराकृति दृढ़क या एस्टीरियोस्क्लेरिड्स कहते हैं। नंबर 5 हमने देखा कि जैतून की जो पर्ण होती है उसमें साखित रोम के जैसी स्टोन सेल्स पाई जाती है जिन्हें फिलीफॉर्म दृढ़क या ट्राइकोस्क्लेरिड्स कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि पादप शरीर में जो स्टोन सेल्स है या स्क्लेरिड्स है वो कहाँ पाई जाती है। तो पादप शरीर में दृढ़क कोशिकाओं का वितरण, इसमें अपन देखेंगे कि दृढ़क पादप के विभिन्न अंगों विशेषकर पर्णों में पाई जाती है और पर्णों में ये या तो एकल होती है या फिर समूहों में पाई जाती है। तो जो स्टोन सेल्स है वो पादप के विभिन्न अंगों विशेषकर कहाँ पाई जाती है, पर्णों में या लीव्स में पाई जाती है और वहाँ वो या तो एकल रहेगी या फिर समूह में रहती है। एकल दृढ़क जो होता है उसको बोलते हैं आइडियोब्लास्ट। एकल दृढ़क या जो सिंगल स्क्लेरिड सेल होती है, सिंगल स्टोन सेल होती है, उसको क्या बोलते हैं, आइडियोब्लास्ट। और ये पाई जाती है ये एलियम की एपिडर्मिस में, होया के ग्राउंड टिश्यू में और मीजोफिल में पाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो वेंस होती है, शिराएँ होती है, उसके अंतिम शिरों पर भी पाई जाती है। तो देखो एक बार दोबारा से अपन रिपीट कर लेते हैं कि जो स्टोन सेल है वो पादप के विभिन्न अंगों में पाई जाती है। विशेषकर ये कहाँ पाई जाती है, पादप की लीव्स या पर्णों में पाई जाती है और वहाँ ये एकल या समूह में रह सकती है। तो एकल जो स्टोन सेल होती है उसको बोलते हैं आइडियोब्लास्ट और ये एलियम की एपिडर्मिस में, होया के ग्राउंड टिश्यू में और मीजोफिल में पाई जाती है। इसके अलावा उसकी जो वेंस या सिरें होती है उनके अंतिम सिरों पर भी पाई जाती है। तो लीफ के अलावा देखो कई अस्टिल फलों की अंतःफल भित्ति, यानी कई जो ड्रूप फल होते हैं, जैसे अभी अपन ने ऊपर उदाहरण देखा नारियल का फल, तो नारियल का फल जो वो ड्रूप फल का एक उदाहरण है या अस्टिल फल का एक उदाहरण है। तो अस्टिल फलों की अंतःफल भित्ति में और कठोर बीज चोल का बाह्य चोल अस्टिल कोशिकाओं के स्तरों का बना हुआ होता है। तो देखिए जो अस्टिल फल होते हैं जैसे नारियल का फल, तो नारियल के फल की अंतःफल भित्ति में, नारियल की फल भित्ति है वो 3 स्तरों की बनी होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतःफल भित्ति। तो नारियल के फल की अंतःफल भित्ति और जो कठोर बीज, जैसे अभी अपन ने उदाहरण देखा मटर का जो बीज है उसके बाह्य चोल में यानी उसके एग्जाइन वाले पार्ट में स्टोन सेल्स जो है वो स्तरों या लेयर्स के रूप में व्यवस्थित रहती है। फल के गुद्दे में जो जैसे अभी अपन ने उदाहरण देखा ऊपर नारियल का जो फल होता है उसके गुद्दे में स्टोन सेल्स पाई जाती है और नारियल के फल के गुद्दे में स्टोन सेल्स है वो एकल दृढ़क होती है जिनको ग्रिट कोशिका कहते हैं। नारियल के फल के गुद्दे में जो स्टोन सेल्स नाशपाती के फल के गुद्दे में जो स्टोन सेल्स पाई जाती है उनको ग्रिट कोशिका कहते हैं। एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं कि जो स्टोन सेल्स होती है वो पादप के विभिन्न अंगों विशेषकर पर्णों में पाई जाती है और ये एकल या समूह में रह सकती है। एकल जो स्टोन सेल होती है उसको आइडियोब्लास्ट कहते हैं और ये सेल कहाँ पाई जाती है, एलियम की एपिडर्मिस में, होया के ग्राउंड टिश्यू में और उसके मीजोफिल में और उसकी जो शिराएँ होती है, वेन्स होती है, उनके अंतिम शिरों पर पाई जाती है। इसके अलावा स्टोन सेल जो ड्रूप फल या अस्टिल फल होते हैं उनकी अंतःफल भित्ति में पाई जाती है, जैसा अभी अपन ने ऊपर उदाहरण देखा नारियल के फल की अंतःफल भित्ति में। और
जो कठोर बीज होते हैं उनके बाह्य बीज चोल में भी स्टोन सेल्स पाई जाती है। तो अस्टिल फलों की अंतःफल भित्ति और कठोर बीजों का जो बीज चोल होता है उनमें अस्टिल सेल्स या स्टोन सेल्स होती है, वो लेयर्स के रूप में व्यवस्थित रहती है। नेक्स्ट है कि कई फलों के जो गुद्दे होते हैं उनमें भी स्टोन सेल्स पाई जाती है, जैसे नाशपाती के फल में। तो नाशपाती के फल के गुद्दे में जो स्टोन सेल्स पाई जाती है उनको ग्रिट कोशिका कहते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे कि स्टोन सेल्स के कार्य, स्टोन सेल्स है वो क्या कार्य करती है। तो इसमें नंबर 1 है स्टोन सेल्स या दृढ़क जो होती है, चूँकि वो उनकी उनकी द्वितीय कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन की बनी होती है, और लिग्निन जो है वो एक बहुत कठोर पदार्थ होता है। तो स्टोन सेल्स या दृढ़क होती है वो पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाला एक मुख्य ऊतक है, और ये वायु वेग तथा गुरुत्वाकर्षण जैसे प्रभावों के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यानी वायु जब तेज़ हवाएं चलती है और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पौधे हैं उस तेज़ हवाओं का जो प्रतिरोध है वो अपने जो स्टोन सेल्स है या फिर जो अपना दृढ़ोतक उसी के कारण कर पाते हैं। और जो समव्यापी दृढ़क है, अभी अपन ने देखा था समव्यासी दृढ़क जो नारियल के फल के गुद्दे में पाया जाता है। इसके अलावा तो समव्यासी दृढ़क छाल की असंपीड्यता में वृद्धि करते हैं। कई पादपों की छाल में भी समव्यासी दृढ़क पाए जाते हैं, तो ये उस छाल की असंपीड्यता को बढ़ाते हैं। और जिन फलों और बीजों के आवरण में स्टोन सेल्स पाई जाती है और तो वो वहाँ पे क्या करती है, उनके अंदर जो आंतरिक संरचनाएं पाई जाती है उनकी रक्षा करती है। तो नंबर 3 क्या है कि ये फलों और बीजों के आवरण में बहुतायत से पाए जाते हैं और आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक में अंतर, कोलेन कायमा और स्क्लेरेन कायमा में अंतर। तो पहला डिफरेंस देखिए कि स्थूल कोणोत्तक तो अपन देख रहे थे स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक में अंतर। तो पहला अंतर है स्थूल कोणोत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है और दृढ़ोत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। दूसरा अंतर है स्थूल कोणोत्तक में जो कोशिका भित्ति होती है वो पेक्टिन से बनी होती है और कोशिका भित्ति के अंदर पेक्टिन का अनियमित स्थूलन पाया जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि स्थूल कोणोत्तक में पेक्टिन का स्थूलन मुख्यतया जो कोशिकाएं होती हैं उनके कोणों पर ज़्यादा पाया जाता है। तो दूसरा अंतर अपन देख लेते हैं कि स्थूल कोणोत्तक में क्या होता है कि कोशिका भित्ति पेक्टिन द्वारा अनियमित रूप से स्थूलित होती है, जबकि दृढ़ोत्तक में क्या होता है कोशिका भित्ति लिग्निन द्वारा नियमित रूप से स्थूलित होती है। स्थूल कोणोत्तक में किसका निक्षेपण होता है, पेक्टिन का, और दृढ़ोत्तक में किसका निक्षेपण होता है, लिग्निन का। और स्थूल कोणोत्तक में पेक्टिन का निक्षेपण है वो अनियमित होता है, मतलब कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, लेकिन दृढ़ोत्तक की कोशिकाएं होती है उनमें लिग्निन का निक्षेपण नियमित होता है। पूरी कोशिका भित्ति पर एक समान रूप से लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। तीसरा अंतर है कि स्थूल कोणोत्तक की कोशिका भित्ति में सरल गर्त नहीं पाए जाते हैं और दृढ़ोत्तक की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सरल गर्त या सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। नंबर 4 है स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाएं बहुभुजीय या गोलाकार होती है, जबकि दृढ़ोत्तक की कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, लंबी या तंतुमय होती है। अगला अंतर है स्थूल कोणोत्तक अधिकतर द्विबीजपत्री स्तंभों की हाइपोडर्मिस में मिलते हैं। स्थूल कोणोत्तक कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो डाइकोट स्टेम होते हैं उनके हाइपोडर्मिस में मिलते हैं, और जो दृढ़ोत्तक होते हैं ये पादप के कठोर भागों में पाए जाते हैं। पादप का जो भी कठोर भाग होता है वहाँ पे दृढ़ोत्तक पाए जाते हैं। छठवां अंतर है कि स्थूल कोणोत्तक में कोशिका भित्ति में स्थूलन के कारण ये पौधों के कोमल अंगों को दृढ़ता व लचीलापन प्रदान करते हैं और कभी कभी प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी
करते हैं। तो स्थूल कोणोत्तक का क्या कार्य होता है? अब अपन ने जब स्थूल कोणोत्तक पढ़ा था उस टाइम पे देखा था कि स्थूल कोणोत्तक का एक मुख्य कार्य होता है पादप के अंगों को लचकमयी दृढ़ता प्रदान करना। मतलब पादप के अंगों को दृढ़ता प्रदान करता है, लेकिन साथ साथ उन्हें लचीलापन भी प्रदान करता है। तो स्थूल कोणोत्तक पौधे के कोमल अंग जो होते हैं उनको दृढ़तापन और लचीलापन दोनों प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। दृढ़ोत्तक पादप अंगों में दृढ़ता एवं कठोरता उत्पन्न करके पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। दृढ़ोत्तक क्या करते हैं कि पादप अंगों को दृढ़ता और कठोरता प्रदान करते हैं और पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। थैंक यू।